मैंने इसके पहले जो टॉपिक शुरू किया था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से था और उस उद्देशिका के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि यूपीएससी में मेंस में भी सवाल पूछा गया और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया। जैसे मेंस का सवाल था कि उद्देशिका का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, इस पर भी हमने चर्चा किया। दूसरा सवाल यूपीएससी में जो 2018 में पूछा गया था कि उद्देशिका में उल्लिखित विशिष्ट विशेषणों का की चर्चा कीजिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिज्म, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी हमने आपके बीच में चर्चा किया। और उस उद्देशिका से संबंधित जितने कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स थे जो संवैधानिकवाद थे, संवैधानिकवाद का सेंस होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन निहित होता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगी और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की जाएगी तो अनुच्छेद 145 के सेक्शन 3 में ये बात लिखा है कि उसमें कम से कम 5 जजेस होंगे। तो उद्देशिका से संबंधित जितने कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स थे वो भी मैंने आपके बीच में चर्चा किया। उद्देशिका से संबंधित जितने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल थे उस पर भी मैंने चर्चा किया। आज इस परिवर्तन आईएएस चैनल में जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, वो अब आपके सामने एक एक करके आते चले जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि रोज 1-2 वीडियो आपके सामने लाया जाए। जीएस में जैसे मैं आपके सामने हूं, पंकज श्रीवास्तव सर आपको इतिहास लेकर आए थे, वैसे ही ज्योग्राफी में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमिक्स के भी टीचर और करेंट अफेयर्स के भी टीचर अब आपके सामने आएंगे। तो आखिरी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब मैं जब आपसे मिलूंगा तो मेरे चर्चे का विषय होगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। ये वो टॉपिक है जिससे मुख्य परीक्षा पर भी अनेक सवाल पूछे गए और प्रारंभिक परीक्षा में तो इससे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिस पर बहुत समझने वाले बच्चे भी गलतियां कर बैठते हैं, उनके पकड़ में सवाल नहीं आ पाती है। तो बहुत सामान्य सी बात, लंबा टॉपिक, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लगेंगे, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं 2 घंटे 3 घंटे तो आपके सामने वीडियो नहीं ला सकता, क्योंकि उतने की क्षमता धीरे धीरे आपको विकसित करनी होगी। क्योंकि 2 घंटे की वीडियो बना दिया जाए, 3 घंटे की मैं वीडियो बना दूं तो ऐसे वीडियो को सुनने के लिए एक स्टेमिना की जरूरत होती है और स्टेमिना के साथ साथ पचाने की भी क्षमता जरूरी है। तो चलिए उस विशेषता को मैं 2 पार्ट बना के आपके सामने लाता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स हैं। तो निश्चित रूप से जिस संविधान को मैं आपके सामने प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूस करते समय ही मैंने आप लोगों के बीच एक लाइन कहा था कि भारत का संविधान किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या अन्य देशों के। भारत का संविधान किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय का परिणाम है। जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय, ये वो टर्म है जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता। जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय, निकाय का मतलब बॉडी होता है। वो बॉडी कौन थी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। उसी संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया। क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य थे सोशलिस्ट विचारधारा के भी लोग थे, वामपंथ की तरफ उनका झुकाव था,
रेडिकल्स भी थे, लिबरल्स भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, यानी तमाम प्रकार के विचारधाराओं के लोग थे। ऐसे में किसी भी विषय को लेकर संविधान सभा के सदस्यों के बीच वाद विवाद होता रहता था। उन संविधान सभा के सदस्यों के बीच एक आम सहमति बनाई गई। जैसे एक उदाहरण दें कि मूल अधिकार को शामिल किया जाए या न किया जाए, ऐसे विषय को जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लाया जाएगा तो उस पर वोटिंग नहीं होगी, बल्कि सर्वसम्मत से हम विषयों को शामिल करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि संविधान में बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हो गई जिसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में मैं चर्चा करूंगा। अभी विशेषता के बारे में मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं, चूंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया, उस संविधान सभा में हमारे नेशनल हीरो थे, जिनको केवल हम ही नहीं फॉलो करते बल्कि विश्व फॉलो करता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा संविधान को बनाया जाने लगा तो गांधी जी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन गांधी जी के अलावा जितने भी नेशनल हमारे हीरो थे, वो चाहे भीमराव अंबेडकर हों या जवाहरलाल नेहरू जैसे सोच जिनके बारे में ये बातें कही जाती हैं कि वो भारत के बहुत बड़े इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। बोलने वाला तो यहां तक कहता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू इतिहासविद होते, इतिहासकार के रूप में काम किए होते, तो एक राजनीति की अपेक्षा इतिहासकार के रूप में देश की सेवा ज्यादा किए होते। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े हिस्टोरियन थे। जवाहरलाल नेहरू जैसा शख्सियत भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रगतिशील विचारों का समर्थक भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, के मुंशी हमारे थे, बीएन राव थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, बहुत से लोग थे। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए जो मुहिम छेड़ा, अनेकों जो कुर्बानियां दी गईं, वो लोगों की सोच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। उस भारतीय संविधान जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया, नेशनल मूवमेंट को जिन आदर्शों पर संचालित किया जा रहा था, देश की आजादी की लड़ाई, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिन मूल्यों के लिए हम लड़ रहे थे, वो सारे वैल्यूज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। ऐसे संविधान अगर है हमारा, तो उम्मीद कीजिए कि उसकी खासियत भी वैसे ही होगी, उसकी विशेषता भी वैसे ही होगी। हम अगर संविधान की विशेषता की चर्चा करें तो वो सारी खासियतें होंगी जिसके बारे में हम एक कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और सोचना और कल्पना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में मैंने चर्चा आपके बीच में किया कि संविधान क्या है, वो पूरा आपके सामने है। ऐसे भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषताएं ऐसी ऐसी हैं जिनको सुनेंगे, आप पढ़े होंगे, निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि आप जानते होंगे, लेकिन जरूरी है कि उसको और रुचिकर बनाकर आपके सामने पेश किया जाए, और यही टीचर की कला होती है। मेरी कोशिश होगी कि आप ऊब भी ना पाएं और इंटरेस्ट, आनंद भी ले। जैसे विशेषता के रूप में हम कहें तो पहली विशेषता भारतीय संविधान की विश्व का
सबसे विस्तृत, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन जो विश्व का सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, 15-16 अनुच्छेद हैं। यहां आपको मालूम है विश्व का सबसे विस्तृत इनलार्ज कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो भारत का है। हमें यह नहीं बताना, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भारत का है। हमें चर्चा करनी है किसी और विषय पर। क्या कि अगर भारत का संविधान इतना विस्तृत हुआ तो विस्तृत होने के पीछे कारण क्या है? इतना विस्तृत कैसे हो गया? और यह सवाल आपके न केवल प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, बल्कि सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में भी हमसे यह सवाल लिखने के लिए देता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, इसके विस्तृत होने के क्या कारण हैं? तो कारण के रूप में आप किसी को भी पहला ला सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि विस्तृत होने का जो पहला कारण, वो पहला कारण है भारत शासन अधिनियम 1935। ये वो कानून है, इस कानून के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये वो कानून है जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। ये वो कानून है जिस कानून के थ्रू हमारे देश में, भारत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन के बारे में कहा गया था। फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स कहां पर? प्रोविंसेस में। यानी ये वो भारत शासन अधिनियम 1935 है जिसके द्वारा प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी शासन का गठन भी हुआ। ये वो कानून है जिस कानून के द्वारा 26 जनवरी 1950 से पहले तक भारत में शासन किया गया। कभी भी आपसे यह सवाल पूछता है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत में किस कानून के द्वारा शासन किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। दो इंफॉर्मेशन आपके सामने। तीसरा इंफॉर्मेशन कि जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया तो जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट? इस कानून को दास्ता का चार्टर कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? दास्ता का चार्टर है। ये नेहरू का स्टेटमेंट है। उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में एक और स्टेटमेंट दी। क्या उन्होंने कहा कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 ने हमें एक ऐसी कार उपलब्ध कराई जिसमें केवल ब्रेक था, इंजन का अभाव था। यह भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। चर्चे का विषय मेरे क्या है कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है। विस्तृत होने के कारण क्या हैं? तो विस्तृत होने के कारण में मैंने पहले आपके बीच में जो टॉपिक लाया वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इस कानून से लगभग 75% प्रावधान लिए गए। लगभग 70 से लेकर 75% प्रावधान, या मैं यह भी कह सकता हूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 भाग भारत के संविधान में लिया गया।
यह विस्तृत होने का कारण है। विस्तृत होने का दूसरा कारण क्या है? विस्तृत होने का दूसरा कारण विश्व के कई देशों के संविधान से, विश्व के कई देशों के संविधान से बहुत सी चीजें ली गई, बहुत से प्रावधान लिए गए। वी.एन. राव जैसे शख्सियत, के मुंशी जैसा शख्सियत हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे। यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप लोग देखें कि विश्व के कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिससे कुछ चीजें ली जाएं और भारत का संविधान और ज्यादा समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके। लिए बहुत से देश हैं जैसे ब्रिटेन, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे जर्मनी, जैसे कनाडा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे जापान और रूस, भूतपूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आदि देश। एक मैं ऐसे लिखा हूं, लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, बताना महत्वपूर्ण है। विश्व के कई देशों के संविधान से बहुत से प्रावधान लिए गए जिसके वजह से भारत का संविधान विस्तृत हुआ। तो जब विश्व के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत से प्रोविजन दिए गए तो भारत के संविधान पर आरोप लगा, और जो आरोप लगा वह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। भारत का संविधान इतना विस्तृत हुआ, विस्तृत होने के कारण के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। इतना विस्तृत क्यों हुआ, होने के क्या कारण थे? तो मैंने आपसे यह कहा कि विश्व के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत से प्रावधान लिए गए जिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला हुआ, आरोप लगा। ध्यान दें कि आरोप लगा तो पश्चिमी विचारकों का आरोप, किसी का पार्टिकुलर कमेंट नहीं मिलता है कि किसने कहा, लिखता है पश्चिमी विचारकों ने। पश्चिमी विचारकों ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? भारत का संविधान उधार का थैला है। यह आरोप लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ ब्रोइंग। भारत का संविधान उधार का थैला है। अब दो बातें हो सकती हैं। अगर उधार का थैला है तो उसके पक्ष में हमें तर्क देना है, आपको तर्क देना होगा। और अगर इस आरोप का खंडन करते हैं तो हमें यह साबित करना होगा कि भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है। सही क्या है?
क्या वाकई में भारत का संविधान उधार का थैला है? हम इसी की जांच करेंगे कि भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं है। तो याद रखें, इन लोगों का यह आरोप था कि संविधान निर्माताओं ने क्या किया, कई देशों की यात्रा की और उन देशों से गए और लेकर चले आए। तो इनका अपना कुछ नहीं है, इनका अपना कुछ नहीं है, जबकि वास्तव में यह आरोप बेबुनियाद है, सही नहीं है। यह सत्य है कि हमने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यह हमारी अपनी मौलिकता थी, यह हमारी अपनी समझ थी, संविधान निर्माताओं की अपनी समझ थी। क्या समझ थी? कि किस देश से क्या लिया जाए, एक बात। और दूसरी बात कि अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अगर बहुत से प्रावधान लिए तो हम अपने देश के हालात के अनुसार लिए, अपने देश के हालात के अनुसार बदलाव करते हुए लिए। तो दो बातें, तीन बातें मैं आपके सामने ला चुका हूं। पहला, यह सत्य है कि मैंने कई देशों के संविधान से लिया, किंतु आंख बंद करके नहीं लिया था, हमारी आंखें खुली थी, एक। दूसरी बात, यह हमारी अपनी मौलिकता की किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया जाए, यह हमने तय किया। तीसरी बात कि जो अन्य देशों के संविधान से हमने प्रोविजन लिए, हम अपने देश के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनारियो के अनुसार लिए, बदलाव उसमें किया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ब्रिटेन, कैसे आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे? भारत का संविधान उधार का थैला है, कैसे उधार का थैला है? ब्रिटेन से हमने लिया, यह सत्य है, इससे इनकार नहीं है। क्या लिया? राष्ट्राध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हेड ऑफ नेशन, यह हमने ब्रिटेन से लिया। लेकिन देखिए, हम अपने देश के हालात के अनुसार लिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, ब्रिटेन का हेड ऑफ नेशन कौन है? या तो सम्राट होगा या सम्राज्ञी होगी। लेकिन क्या हमारे देश में सम्राट है? क्या सम्राज्ञी है? हमने अपने देश के अनुसार बदलाव किया। क्या कि ब्रिटेन की भांति हमारे देश का हेड ऑफ नेशन सम्राट नहीं, बल्कि कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है। देखिए फर्क कैसे हुआ। ब्रिटेन में हेड ऑफ नेशन सम्राट है, और सम्राट के बारे में आपको मालूम कि सम्राट इलेक्ट नहीं होता, वंशानुगत होता है। और हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है। इस राष्ट्रपति के पद को हमारे देश का कोई भी नागरिक धारण कर सकता है, शर्त है कि उसके पास निर्वाचित होने की योग्यता हो। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी वही होगा जो ब्रिटिश राजघराने से हो, या संतान अभाव के रूप में कौन ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी होगा या होगी, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने कानून के द्वारा तय करेगी। देखिए आपके सामने, भारत का संविधान उधार का थैला है। क्या इस तर्क से सहमत हैं? मैं कहता हूं कि कैसे सहमत हो सकते हैं। ब्रिटेन से हमने लिया, यह बात सत्य कि राष्ट्राध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष सम्राट है या सम्राज्ञी है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष है, और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। जब वंशानुगत नहीं होता तो होता क्या है? निर्वाचित होता है। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि भारत क्या है? रिपब्लिक है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। यह हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई थी,
जो हमारे नेशनल हीरो थे, उन नेशनल हीरो की ये वैल्यूज थे, ये उनकी सोच थी कि हमने देश को गणराज्य बनाया, रिपब्लिक बनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया और रिपब्लिक का अर्थ ही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचित होता है। एक फर्क आपको दिखा, उसी ब्रिटेन से मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि उसी ब्रिटेन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। और आपको याद होगा कि ब्रिटेन में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे इनकार नहीं। हां, ये जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नहीं लिखा, कन्वेंशन पे बेस्ड है। उन कन्वेंशन को आज कानून का रूप दिया जा चुका है। ऐसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम आई और यह पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कन्वेंशन पर आधारित। हमने भी इस चीज को फॉलो किया, लेकिन आप देखेंगे कि उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सर्वे सर्वा कौन है, तो पार्लियामेंट है। मैं एक एक करके चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में सर्वे सर्वा पार्लियामेंट है, या लेजिस्लेचर, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, रूल मेकिंग बॉडी कहा जाता है, यह सर्वे सर्वा है। विश्व के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ज्यादा किसी देश की संसद नहीं है। देखें आप, हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल, लेकिन उस ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे पावरफुल ब्रिटिश पार्लियामेंट है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट कही जाती है। अनलिमिटेड पावर है। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसी विषय पर कोई कानून बना दिया तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, जांच नहीं की जा सकती। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा शक्ति है, डिलोम का स्टेटमेंट है जो आगे भी आएगा, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राकृतिक रूप से जो असंभव है, तो प्राकृतिक रूप से क्या असंभव है? जैसे मैं पुरुष हूं, मुझे स्त्री नहीं घोषित कर सकते, कोई महिला है उसको पुरुष घोषित नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल चीजें। बारिश होना, लैंडस्लाइडिंग होना या जलजला आ जाना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट, डिलोम कहता है कि ब्रिटेन की संसद प्राकृतिक रूप से जो असंभव कार्य है उसको छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर वो काम न कर सके। चाहे तो कानून बनाकर किसी 80 वर्ष के बुजुर्ग को 15 वर्ष का घोषित कर दे, चाहे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी अवयस्क को वयस्क घोषित कर दे। अंदाजा लगा लीजिए पार्लियामेंट की शक्ति का। लेकिन हमारे वहां आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट तो किया, लिया तो, लेकिन संसद को हमने ब्रिटेन की भांति शक्तिशाली नहीं बनाया। इस संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई, संविधान संशोधन की शक्ति दी गई, संविधान संशोधन की शक्ति दी गई, लेकिन सीमित, लिमिटेड पावर है। भारत की संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया।
संविधान को बनाने वाले लोगों ने पार्लियामेंट को शक्ति दी। कौन सी शक्ति? आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट को क्या शक्ति है, तो शक्ति तो बहुत है। मैं मुख्य रूप से कहूं तो पार्लियामेंट को कानून बनाने वाली संस्था कहा जाता है। अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाई तो क्या पार्लियामेंट को ऐसे कानून बनाने की असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर है? नहीं है। हालांकि इसके प्रयास किए गए, वो चाहे श्रीमती गांधी का शासनकाल हो या वर्तमान समय की सरकार जो इस वक्त है, कार्यरत है, इस दौरान भी आप देख रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये आप समझ लें। जैसे राजा चाहता है कि अनलिमिटेड पावर मेरे पास हो जाए, वैसे डेमोक्रेसी में भी, लोकतंत्र में भी शक्ति का खेल चलता रहता है। कभी पार्लियामेंट मजबूत हो जाती है, और पार्लियामेंट कब मजबूत होती है? जब एक पार्टी की सरकार होती है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। केंद्र में अगर एक दल की बहुमत की सरकार है तो पार्लियामेंट मजबूत होगी, सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो जाएगी। जब एक दल की सरकार हुई तो प्रधानमंत्री मजबूत हो जाएगा, राष्ट्रपति की स्थिति विनम्र हो जाएगी। तो यह शक्ति का खेल चलता रहता है। कभी आपने देखा होगा कि केंद्र में कोलिशन गवर्नमेंट है, विश्व के किसी भी देश की बात मैं कर रहा हूं कि कोलिशन गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार है, तो उस मिलीजुली सरकार में राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा हो जाती है। किसी राज्य में मिलीजुली सरकार है तो राज्यपाल की शक्ति ज्यादा होती है, मुख्यमंत्री कम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति मजबूत होती चली जाती है। तो हमारे देश में भी यद्यप हमारे देश में भी पार्लियामेंट को शक्तिशाली, असीमित शक्ति की बात चली श्रीमती गांधी के रिजीम में, लेकिन ये हो नहीं सका। अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है तो कानून बनाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करती है तो संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मनमर्जी संशोधन करने का अधिकार नहीं है, मनमर्जी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया, ऐसे कोई संविधान में संशोधन किया जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया कि संविधान में कुछ मूलभूत ढांचे हैं जिसमें पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अगर संसद कोई ऐसा संशोधन करती है जिससे मूलभूत ढांचा प्रभावित होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगी। जैसे एग्जांपल के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का नाम आपने सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह तो सही बात है, 124 में यह बात लिखी भी गई है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। 1993 का केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में जो मुख्य न्यायाधीश, जिस समय कोलेजियम सिस्टम का गठन हुआ, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम जो सलाह देगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। इसी को समाप्त करने के लिए संशोधन हुआ और उस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की और जांच करते हुए कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है, अतः हम इसे अवैध घोषित करते हैं। आपके सामने ब्रिटिश पार्लियामेंट भी है, आपके सामने भारत की संसद भी। हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। हमारे देश की पार्लियामेंट के पास या हमारे देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। संसद के पास असीमित शक्ति नहीं है। अगर कानून बनाती है, संविधान संशोधन करती है और वह कानून संविधान के खिलाफ है, वह संविधान संशोधन जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इन्फ्लुएंस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगी। उधार का थैला हमने अपने देश के हालात के अनुसार बदलाव करते हुए लिया है। दूसरा उदाहरण आपके सामने था, तीसरा भी देखें आप। हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, हेड ऑफ नेशन, ब्रिटेन से क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैसे बदलाव किया। तीसरा उदाहरण ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या? अध्यक्ष को ले लें। जो स्पीकर है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है
तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसी की बनेगी जिसकी बहुमत होगी, और बहुमत दल यानी रूलिंग पार्टी की जब सरकार होगी तो वही रूलिंग पार्टी का ही एक अध्यक्ष होता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ब्रिटेन में भी, हमारे देश में भी, ये भी हमने वहां से लिया। लेकिन याद रखना आप कि ब्रिटेन का अध्यक्ष आजीवन होता है। एक बार ब्रिटेन का अध्यक्ष हो गया, कॉमन सभा जिसे बोलते हैं ब्रिटेन में, जैसे हमारे देश में लोकसभा है वैसे ब्रिटेन में कॉमन सभा। तो ब्रिटेन में जो कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है वो आजीवन होता है। आजीवन का मतलब कि जब तक कार्य करने की क्षमता हो उसके पास, उसको लगे कि मेरा शरीर और मस्तिष्क यानी शारीरिक और मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूं, तब तक वह उस पद पर बना रहेगा। क्या हमारे देश में है? हमने बदलाव किया कि हमारे देश में जो लोकसभा का अध्यक्ष वह आजीवन नहीं होगा। सरकारें बदलेंगी, अध्यक्ष बदल जाएगा। चौथा उदाहरण मैं आपको दूं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, जिसको सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिस पर देखिए 2019 का जो सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुआ था उसमें यह सवाल पूछा भी था। मेरे चर्चे का विषय है कि क्या भारत का संविधान उधार का थैला है? अगर उधार का थैला होता तो जैसे ब्रिटेन में था वैसे हमारे देश में होता, जैसे अमेरिका में है वैसे हमारे देश में होता, जैसे कनाडा में वैसे हमारे देश में होता। नहीं है। लिया, ये सत्य है, लेकिन अपने देश के हालात के अनुसार बदलाव करते हुए लिया। उदाहरण के रूप में चौथा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह ब्रिटेन से लिया गया, और ब्रिटेन का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे लोकधन, ये वो लोकधन है जिसे हम संचित निधि कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत सरकार को जो भी प्राप्ति होती है राजस्व के रूप में और पूंजी के रूप में, वो भारत सरकार इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखती है। और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसे हम राज्य की संचित निधि कहते हैं। यूनियन टेरिटरीज का भी होता है। अब जो भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को, ध्यान दें, भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों की सरकारें, इनको जो भी रिसीट्स होता है रखते कहां हैं? संचित निधि में। ये जहां रखते हैं उसको भारत की संचित निधि, ये जहां रखते हैं उसको राज्य की संचित निधि, ये जहां रखते हैं उनको संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि कहा जाता है। हम इसी संचित निधि को क्या बोलते हैं? लोकधन बोलते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, लोक बटुआ। अब आप देखें कि ब्रिटेन में भी है, हमारे देश में भी है। ये वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जिसे इस लोकधन का यानी संचित निधि का संरक्षक कहते हैं। संचित निधि का संरक्षक कहते हैं, और उसी संचित निधि को हम लोकधन भी कहते हैं, उसी संचित निधि को लोक बटुआ भी कहते हैं। सिंगल लाइन में मैं कह दूं कि ही इज ए कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हम लोक बटुआ या लोकधन या संचित निधि का संरक्षक कहते हैं। कहते क्यों हैं? क्योंकि भारत सरकार को जो भी रिसीट्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो मिलता है, वो सब इसमें रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यय भी करना होगा, एक्सपेंस भी होगा। लेकिन बिना नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुमति के भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो या संघ शासित प्रदेशों की सरकारें हों, बिना नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुमति के भारत सरकार या राज्य की सरकार या संघ शासित प्रदेशों की सरकारें इस संचित निधि में से एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए इसको
कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, लोकधन का संरक्षक कहा जाता है। अब समझना आपको है कि ब्रिटेन से हमने ये प्रोविजन लिया सीएजी का, लेकिन अब देखिए फर्क देखिए, ब्रिटेन में आज भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुमति के बगैर ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक भी पैसा वहां के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाल सकती। हमारे वहां भारत की संसद ने कानून बनाया 1971 1971 में, और उस 1971 के कानून में संशोधन किया 1977 में, 1977 में, 76-77 का वर्ष था। तो 1971 में जो भारत की संसद ने कानून बनाया, जिस कानून में 76 और 77 में संशोधन हुआ, उस कानून में क्या, तो उस कानून के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक से नियंत्रण की शक्ति, कंट्रोलर की शक्ति छीन ली गई है। अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि या राज्यों की संचित निधि या संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि में से जो भी पैसा सरकार निकालेगी, अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण की शक्ति छीन ली गई है। तो जब नियंत्रण की शक्ति छीन ली गई तो करता क्या है, ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य करता है, महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। अब वह नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। और यह आपसे यूपीएससी में भी सवाल पूछ चुका है और पीसीएस में तो लगातार पूछता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदनाम भ्रामक है, भ्रामक है या नहीं है। निश्चित रूप से भ्रामक है। क्यों भ्रामक है? क्योंकि जब वह नियंत्रक के रूप में कार्य ही नहीं करता तो फिर नियंत्रक क्यों कहलाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदनाम भ्रामक है, सही है, बिल्कुल। दूसरा उसका लाइन क्या देता है कारण के रूप में, कि वह महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। निश्चित रूप से दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी करता है। ब्रिटिश नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आज भी नियंत्रण है, लेकिन भारत में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ब्रिटेन से लिया गया, उस नियंत्रक महालेखा परीक्षक से नियंत्रण की शक्ति छीन ली गई। हम अपने देश के हालात के अनुसार अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए उसमें मैंने बदलाव किया, संविधान निर्माताओं ने बदलाव किया, और जिस विषय पर बदलाव नहीं किया आगे आने वाले उस पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि जब देश को जरूरत हो तो अपने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव कर सके। मैं एक कंट्री का उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि भारत का संविधान उधार का थैला है? अगर उधार का थैला होता तो जो ब्रिटेन में है और उस ब्रिटेन से जो चीजें लिया वो आज हमारे देश में भी वैसे ही होता। कहां है? हालात के अनुसार हमने बदलाव किया है। दूसरा देश उठा लेते हैं। आइए दूसरे देश को भी हम उदाहरण के रूप में जांच लें, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अन्य देशों से लिए गए तो अन्य देशों में ब्रिटेन के साथ साथ बहुत से देश थे। जैसे कुछ देशों का नाम मैंने लिखा था आपके सामने, यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस था, जर्मनी था, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देश थे। अब हम जैसे मेजर कंट्री के रूप में यूएसए को उठा लें, इस यूएसए को उठा लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया? तो जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है उसको कैसे हटाया जाएगा, और उसको हटाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है इंपीचमेंट, महाभियोग। हमने लिया ब्रिटेन से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो वाकई में टफ है, हमारे देश से ज्यादा टफ है। हमारे वहां राष्ट्रपति के लिए संविधान उल्लंघन का आरोप, क्योंकि ये वही राष्ट्रपति हमारे देश का जो संविधान की प्रतिरक्षा, संरक्षा और प्रतिरक्षण करने का शपथ लेता है। तो संविधान उल्लंघन के आधार पर
राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा। लेकिन जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इंपीचमेंट का प्रोसेस टफ है, वैसे हमारे देश में उतना कठिन नहीं है। हमारे वहां आरोप लगाने वाले सदन के लिए यह जरूरी है कि आरोप लगाने वाला सदन 14 दिन पहले लिखित सूचना दे, एक, और वह आरोप अगर लगाने से 14 दिन पहले लिखित सूचना देता है तो उस लिखित सूचना पे उसके 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर हो। यूएसए में अलग है। एक, दूसरी बात कि अगर लोकसभा ने राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाई, 14 दिन पहले लिखित सूचना, उस पर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर, तो अब लोकसभा दूसरे स्टेप में क्या करेगी? अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करेगी। लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करेगी, दूसरे सदन यानी राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उस आरोप की जांच करेगी या करवाएगी, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है या किसी के थ्रू अपना पक्ष रख सकता है। दूसरे सदन ने आरोप की जांच की, कार्रवाई, पता चला कि लोकसभा ने जो आरोप लगाया आरोप सही है, तो दूसरा सदन भी अपने 2/3 बहुमत से पास करेगी। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन अमेरिका में टफ है, हमारे देश में लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन इसमें भी हमने बदलाव कर लिया। एक, दूसरा आप देखेंगे कि राष्ट्रपति अमेरिका में, चूंकि ये लिखा हूं तो ये भी जान लीजिए, हमारे वहां अनुच्छेद 52 से इसकी शुरू होती है यूनियन एक्जीक्यूटिव की, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में यह बात लिखी है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और यह भी लिखा है उसी 53 में कि राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेशक होगा। तो 54 में निर्वाचित कौन करेगा, 55 में निर्वाचन की प्रणाली बताई गई, 56 में निर्वाचित होगा राष्ट्रपति तो कितने वर्षों के लिए होगा। 57 में यह लिखा गया कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों तक पद धारण करेगा। 56 में है कि जब निर्वाचित होगा तो 5 वर्षों तक पद धारण करेगा। 57 में यह लिखा गया कि वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। कितनी बार नहीं मालूम। तो यह आप लोगों को मालूम है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि तीसरी बार भी राष्ट्रपति होना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कंट्रडिक्शन था, मतभेद था, नहीं हो पाए, डॉक्टर राधाकृष्णन बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही यह बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन में यद्यपि कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकेगा, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, सिर्फ लिखा है कि एंटाइल्ड टू री इलेक्ट, वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, कितनी बार नहीं मालूम। तो एक परंपरा के रूप में माना गया कि 2 से ज्यादा बार नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में भी ऐसा है, लेकिन वहां पर संविधान संशोधन हुआ और यह लिखा गया कि कोई व्यक्ति 4 से ज्यादा बार राष्ट्रपति का पद धारण नहीं करेगा। संशोधन हुआ है, हमारे वहां ऐसा कोई संशोधन नहीं। इसी से जुड़ी हुई कि जब भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो रिक्त होने के 4-5 तरीके हैं, जैसे कि अगर मृत्यु हो जाए या रिजाइन दे दे या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए या उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाए, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो संविधान निर्माताओं ने यह लिख दिया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति। तो मृत्यु से या त्यागपत्र से या महाभियोग के द्वारा हटाए जाने से या निर्वाचन के कैंसिल हो जाने से राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन किस रूप में? कार्यवाहक, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। यूएसए में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद हमने उसी यूएसए से लिया है, लेकिन बदलाव देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने उसी यूएसए से लिया है, लेकिन बदलाव क्या बदलाव कि हमारे वहां जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, किंतु वह कार्यवाहक नहीं होगा बल्कि वास्तविक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह बदलाव है। हम अपने देश के हालात के अनुसार बदलाव किए कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति अगर किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है और वह राष्ट्रपति का पद धारण करता है, तो फिर वह राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल के लिए काम करेगा। हमारे वहां ऐसा नहीं है। हमारे वहां है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, किंतु कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 6 महीने के भीतर इलेक्शन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं है। दूसरा उदाहरण, उसी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और निष्पक्ष न्यायपालिका यूएसए से लिया हमने, लेकिन हूबहू वैसे नहीं लिया जिसके आधार पर हम कहें कि भारत का संविधान उधार का थैला। ऐसा नहीं है। जैसे हमने आपके बीच उदाहरण दिया कि विश्व का सबसे पावरफुल पार्लियामेंट किस देश का है? ब्रिटेन का है। वैसे ही विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली किस देश की न्यायपालिका है? तो वो यूएसए को कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका के न्यायपालिका के बारे में आप जान लें कि वहां के न्यायाधीश नाम है ह्यूजेस। ह्यूजेस ने क्या कहा कि अमेरिका का संविधान वैसा ही है जैसा वहां के न्यायाधीश कहते हैं। पूरी दुनिया में जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है, उन लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका जितनी ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तिशाली है, उतना विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश की न्यायपालिका नहीं है। हम अपने देश के बारे में बताएं कि हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहां से लिया? यूएसए से लिया। लेकिन बदलाव करते हुए अमेरिका की जो न्यायपालिका है इस सिद्धांत पर काम करती है, विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और हमारे देश की न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए, अंतर देख लीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किस देश से लिया? यूएसए से लिया। अमेरिका की न्यायपालिका किस आधार पर काम करती है? विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया। हमारे देश की न्यायपालिका किस आधार पर काम करती है? किस सिद्धांत पर काम करती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। अब आप बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह आप जान लीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये क्या करते हैं या क्या करेंगे? विधि की जांच करने का अधिकार है। पार्लियामेंट ने जिस कानून को बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने जिस कानून को बनाया, उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करने का अधिकार हमारे देश के न्यायपालिका को भी है और यूएसए में भी है। फर्क क्या है? देखिए, हमारे देश में और यूएसए में क्या फर्क है? लिया वहीं से, लेकिन फर्क देखो क्या है। हम अपने देश के हालात के अनुसार न तो पार्लियामेंट को सर्वोच्च किए, न तो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दिए, न तो सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर दिए, बल्कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम किया है। मध्यम मार्ग कैसे? देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका 2 चीजों की जांच करती है। क्या? कि इस कानून को अगर वहां की पार्लियामेंट किसी कानून को बनाती है तो उस कानून को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, इसकी जांच करती है। सामान्य बात है।
लेकिन इसका अगला स्टेप देखिए कि उस अमेरिका में न्यायपालिका कानून को बनाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उस निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जांच करने के साथ साथ कानून को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसकी भी जांच करती है। और इसी वजह से वहां की न्यायपालिका सर्वे सर्वा हो जाती है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार है, लेकिन इंटेंशन की जांच करने का अधिकार नहीं है। तो लिया हमने वहां से, हमने लिया वहां से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लिया, लेकिन अपने देश के हालात के अनुसार बदलाव करते हुए लिया। ऐसे ही अन्य देश भी हमारे सामने हैं। जैसे जापान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे कनाडा है, अन्य देश भी है। तो मैं ये कह सकता हूं इन बिंदुओं के आधार पर कि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जिसके वजह से भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान हुआ। लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत का संविधान उधार का थैला है, बल्कि हमने अन्य देशों से लिया तो अपने सूझबूझ के अनुसार लिया। हमारी यह अपनी मौलिकता है कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली जाएं। तीसरी बात कि अगर अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया तो हम अपने देश के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनारियों के अनुसार उन विषयों में बदलाव करते हुए लिया। अब यहीं पर मैं आपको विराम दूंगा। चर्चा का विषय है मेरा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, और विस्तृत होने के क्या कारण थे। तो दो कारण मैं आपके बीच में लाया। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से लगभग 2/3 पोर्शन दिया गया, यानी 70 से 75% बातें ली गई, इसलिए विस्तृत हुआ। और विस्तृत होने के दूसरा कारण कि कई देशों, विश्व के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सी चीजें ली गई। जैसे क्या क्या, तो कुछ उदाहरण मैंने दिया, जिसके आधार पर पाश्चात्य विचारकों ने भारत के संविधान पर आरोप लगाया कि भारत का संविधान उधार का थैला है। हमारा यही सवाल था कि क्या वाकई में भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं। इसी पर मैं आपके बीच में चर्चा किया। अगला मैं कल आपके बीच में भारत के संविधान विश्व का सबसे विस्तृत है, विस्तृत होने के क्या कारण है, तो और कारणों पर मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। कल मिलते हैं। सकुशल रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।